हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आप सबका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, हमारी पढ़ाई शुरू है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, जो कि आपका चैप्टर नंबर 1 है, कक्षा 9 का इकोनॉमिक्स का। ठीक है, कक्षा 9 इकोनॉमिक्स, इसका हम पढ़ाई कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने ओवरव्यू आपका कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद हम लोगों ने इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन वाला जो आपका टॉपिक है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। दैट मीन्स 5 में से 3 टॉपिक्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। तो आ जाओ, शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देखो, एक छोटा सा मैं आपको पहले से एक इलिस्ट्रेशन से समझा देना चाहता हूँ ट्रांजैक्शन के बारे में। नए पेज पर ही शुरुआत करते हैं ताकि हमें कोई तकलीफ़ ना हो। आ जाओ, नए पेज पे आ जाते हैं। अब मैं आपको ट्रांजैक्शन के बारे में कुछ समझाना चाहता हूँ, बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में। तो ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, एक ट्रांजैक्शन जो होता है, उस ट्रांजैक्शन के 2 हिस्से होते हैं। पहला होता है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, इकोनॉमिक ऑब्लिक फाइनेंशियल ऑब्लिक मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। और दूसरा हिस्सा होता है नॉन इकोनॉमिक, नॉन मॉनेटरी, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो अभी हमारा जितना भी फोकस रहेगा पढ़ाई करने का, वो कहाँ पर रहने वाला है? हमारा फोकस, हमारा कंप्लीट फोकस रहने वाला है इस वाले पोर्शन के ऊपर। ठीक है, ट्रांजैक्शन का जो पहला पॉइंट होता है उसमें। दो हिस्से आपको पता चल गए। अब हम क्या बात करेंगे कि ये जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता है ये 2 प्रकार का होता है। पहला होता है कमर्शियल ट्रांजैक्शन, और इसका दूसरा हिस्सा होता है नॉन कमर्शियल ट्रांजैक्शन। ये सिंपल चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ट्रांजैक्शन का मैपिंग जो हम कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका मैपिंग किस तरीके से होता है? एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता है, एक नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता है। ये जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है इसमें हमेशा करेंसी का यूज़ होता है, और ये जो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है इसमें करेंसी का यूज़ नहीं होता है। समझ में आ गया आपको? पैसों का इस्तेमाल इस ट्रांजैक्शन में नहीं होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर कमर्शियल ट्रांजैक्शन जो होता है, यहाँ पर मोटिव क्या होता है? यहाँ पर आपका मोटिव 2 लेयर पे होता है। दो लेयर का मोटिव होता है। पहली लेयर है आपकी प्रॉफिट और दूसरी लेयर है आपकी वेल्थ क्रिएशन। और यहाँ पर जो मोटिव होता है आपका वो नॉन प्रॉफिट होता है, नॉन कमर्शियल ट्रांजैक्शन में। यहाँ पे आप क्या करते हो? सोशल वर्क। सोशल वर्क होता है, चैरिटी होती है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो कमर्शियल और नॉन कमर्शियल ट्रांजैक्शन, ऐसे 2 हिस्से यहाँ पर होते हैं। अब हम हमारा जो पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, इसमें भी जो पालमपुर शहर है उस शहर में 2 प्रकार की एक्टिविटीज़ होती है।
पालमपुर शहर में जब हम ट्रांजैक्शन की बात करते हैं तो पालमपुर में भी ओवरऑल ट्रांजैक्शन का ये सिनेरियो है। यहाँ पर आप कंसिडर कर नॉन इकोनॉमिक मॉनेटरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में आप कंसिडर कर सकते हो जो भी आपके फैमिली के बीच में ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो आउट ऑफ लव नेचुरल लव एंड अफेक्शन होता है, आप अपने दोस्तों के लिए कुछ काम करते हो, तो ऐसे काम यहाँ पर होते हैं जिसके लिए आपके पास आपको कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए होता है, किसी प्रकार के कोई पैसों की अपेक्षा नहीं होती है, बस आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन हम कुछ काम करते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आती है। और अब हम क्या बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की, तो जो पालमपुर है हमारा उसमें भी ये वाला ट्रांजैक्शन भी होता है और ये वाला ट्रांजैक्शन भी होता है, ठीक है। तो मेजरली हम जो बात करेंगे वो केवल कमर्शियल वाली एक्टिविटीज़ की बात करेंगे। अब पालमपुर में हम जो बात कर रहे हैं वो कमर्शियल एक्टिविटी यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी, पालमपुर की इकोनॉमिक एक्टिविटी दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक है फार्मिंग एक्टिविटी यानी खेतीबाड़ी और दूसरी है नॉन फार्मिंग एक्टिविटी यानी खेतीबाड़ी से अलग जो भी काम है। इन दोनों का एक ही मोटिव है, ऑन लाइवलीहुड, यानी जीवन जीने के लिए, जीवन व्यतीत करने के लिए ये लोग किस तरीक़ों से कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करके पैसा कमाते हैं, ये हमें सीखना है। कोई नौकरी करेगा, कोई बिजनेस करेगा, कोई खेतीबाड़ी में जाके काम करेगा, तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज़ होती है। तो हमारा पहला फोकस रहने वाला है फार्मिंग एक्टिविटी के थ्रू क्या क्या काम, किस तरीके से पैसा जनरेट होता है, क्या स्टेटस है वहाँ पर, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में भी किस तरीके का स्टेटस है। अब इन दोनों एक्टिविटीज़ में, फार्मिंग एक्टिविटी और नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, इन दोनों में हमें क्या कंसिडर करना है, जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, जिनके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम लोगों ने देखे थे। पहला था लैंड, फिर था आपका लेबर, फिर था आपका फिजिकल कैपिटल, उसके बाद था आपका ह्यूमन कैपिटल। तो इस तरीके से 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन 2 एक्टिविटीज़ में उनका स्टेटस क्या है, किस तरीके से यूज़ होते हैं और वो इम्पैक्ट क्या क्रिएट करते हैं, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर पढ़नी है। तो आ जाओ अब शुरू करते हैं हमारा टॉपिक नंबर 4 जो कि है फार्मिंग एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन विलेज पालमपुर। Now that we are aware about the 4 factors of production, namely land, labor, physical capital and human capital, it is time to study and understand the status and impact of these 4 factors of production on farming sector in village पालमपुर। तो अभी हमने जो डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था, ये जो 4 फैक्टर्स है, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, इनका स्टेटस और इम्पैक्ट क्या है फार्मिंग सेक्टर के ऊपर विलेज पालमपुर में, ये बात हमें पढ़नी है। तो सबसे पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर हम लोग आ जाते हैं जो कि है हमारा लैंड, दैट इज ज़मीन। तो पहला पॉइंट है लैंड एज अ नेचुरल रिसोर्स। लैंड इज क्लासिफाइड एज नेचुरल रिसोर्स, ये नैसर्गिक रीत्या हमारे पास वो नेचुरली हमें अवेलेबल है, मैनमेड नहीं है वो। Land is classified as a natural resource because it is derived from nature and exists independently of human intervention। यानी humans की वजह से land नहीं है, land है इसीलिए humans है, हम भी उसी के सारे resources यूज़ करके survive करते हैं, grow करते हैं और बाद में death हो जाती है सबकी। It is a primary input in the production process and provides the raw materials and physical space नेसेसरी फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ टू टेक प्लेस। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों यहाँ पे, इसको हमेशा याद रखना कि लैंड क्या है, एक फाइनाइट नेचुरल रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि इट इज़ डिराइव फ्रॉम नेचर एंड एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन, यानी बिना ह्यूमन इंटरवेंशन की भी लैंड एग्जिस्ट करता है। सबसे पहला यानी प्राइमरी इनपुट होता है लैंड, ज़मीन, क्योंकि ज़मीन हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है,
रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करता है और फिजिकल स्पेस भी प्रोवाइड करता है। रॉ मटेरियल और फिजिकल स्पेस दोनों प्रोवाइड करता है फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ टू टेक प्लेस। अनलाइक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज सच एज मशीनरी और बिल्डिंग्स, natural resources like land are not created by human effort but are instead naturally occurring। तो यही सेंटेंस रिपीट हुआ है। तो लैंड के बारे में हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है? इट इज़ अ नेचुरल रिसोर्स, ठीक है, इट इज़ डिराइव फ्रॉम नेचर, इट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन। इंसानों की ज़रूरत नहीं है लैंड को। ये लैंड जो है वो होता है आपका प्राइमरी इनपुट किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस का। प्राइमरी इनपुट इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड फिजिकल स्पेस। जैसे मुझे दुकान लगानी है तो ज़मीन लगेगी, जगह लगेगी, मुझे फैक्ट्री लगानी है, मुझे सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो भी अगर मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं एक कंपनी सेक्रेटरी हूँ, मैं एक लॉयर हूँ या मैं एक आर्टिस्ट हूँ, तो मुझे क्या लगेगा? एक छोटा मोटा ऑफिस तो लगेगा जहाँ पे मैं टेबल, कुर्सी, लैपटॉप, कंप्यूटर जो भी अवेलेबिलिटी है मेरे पास वो लगा कर बैठ सकूँ। अगर आप डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर का भी एक छोटा सा क्लिनिक अगर हम बात करें तो एक टेबल, कुर्सी, एक बेसिक स्ट्रेचर जहाँ पे वो चेक कर सके, स्पेस लगता है। तो लैंड हमें दोनों चीज़ें प्रोवाइड करता है, एक है रॉ मटेरियल एंड दूसरा है फिजिकल स्पेस। बोथ आर नेसेसरी फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो अगर आपको कोई सवाल पूछे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए क्या ज़रूरी है, तो आप क्या बोलोगे? लैंड एज अ प्राइमरी रिसोर्स इज नेसेसरी दैट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल्स एंड फिजिकल स्पेस नेसेसरी फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, बस इतना ही चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब पॉइंट नंबर 2 पे आ जाओ। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है हमें? लैंड एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे क्या कहा गया है? लैंड एज अ नेचुरल ऑफ रिसोर्स, एंड यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे लैंड एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यानी प्रोडक्शन की प्रोसेस में ज़मीन का क्या इम्पोर्टेंस है। लैंड इज वन ऑफ द इसेंशियल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स, रिप्रेजेंटिंग द नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। इट इंक्लूड्स not only the surface of the earth but also everything above and below it। तो जैसे अगर हम कंसिडर करें ये हमारी ज़मीन है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये हमारी ज़मीन है, इफ़ दिस इज़ योर लैंड, देन उसके ज़मीन के अबाव यानी ज़मीन के ऊपर जो चीज़ें हैं और ज़मीन के नीचे जो चीज़ें हैं वो सारी कंसिडर होती है लैंड में, जो हमने कल ही देखा था। सारे वाटर बॉडीज, सारे फॉरेस्ट, सारे मिनरल्स, सब कुछ इसमें जमा हो जाता है। लैंड इज़ द इसेंशियल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स, रिप्रेजेंटिंग द नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। अब ज़मीन में क्या क्या इंक्लूड होता है? इट इंक्लूड्स नॉट ओनली द सर्फेस ऑफ द अर्थ बट ऑल्सो एवरीथिंग अबव एंड बिलो इट, सच एज फॉरेस्ट यानी जंगल, मिनरल्स, वाटर बॉडीज एंड द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। फर्टिलिटी क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हमें चाहिए, हैबिटेट हमें चाहिए। वाटर बॉडीज़ क्यों चाहिए? बिना पानी के कुछ भी नहीं हो सकता। मिनरल्स भी हमें ज़रूरी होते हैं, फॉरेस्ट भी हमें ज़रूरी होती है। बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस होते हैं एक फॉरेस्ट में, ठीक है। तो ये चीज़ें बेसिक हमें पता चल गई। लैंड सर्व्स एज द फाउंडेशन फॉर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ सच एज एग्रीकल्चर, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो ये जो लैंड है, ज़मीन जो है, ये कंप्लीट जो हमारी प्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, क्या प्रोसेस होती है? सबसे पहले हम रॉ मटेरियल इनपुट करते हैं, फिर उस पर प्रोसेसिंग करते हैं। प्रोसेसिंग करने के बाद हमें मिलता है आउटपुट यानी फाइनल प्रोडक्ट। उस फाइनल प्रोडक्ट को हम मार्केट में सप्लाई करते हैं। अब ये जो पूरी प्रोसेस है फ्रॉम स्टेप 1 टू द फाइनल कंजम्पशन स्टेप, इस पूरे स्टेप्स में, इन पूरे स्टेजेस में आपको ज़मीन की ज़रूरत पड़ने वाली है। रॉ मटेरियल आपको चाहिए तो फॉरेस्ट, मिनरल, वाटर बॉडीज़, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ये भी ज़मीन से डिराइव होगा। आपको प्रोसेसिंग करनी है तो फिज़िकल स्पेस भी आपको ज़मीन पर ही आपकी फैक्ट्री प्रोसेसिंग यूनिट लगाना पड़ेगा। जो आउटपुट है आपका, जो फिनिश गुड्स या सर्विसेज है, अगर गुड्स को आपको स्टोर करना है तो आपका वेयर हाउस भी ज़मीन पर ही बनेगा, हवा में या पानी में
नहीं बनेगा। ट्रांसपोर्टेशन अगर आपको करना है तो रोड नेटवर्क्स, रेलवेज नेटवर्क्स, ये सारी चीज़ें आपको यहीं पे लगेगी। जो आपका एयरपोर्ट होगा वो भी ज़मीन पे लगेगा, भले ही एयरप्लेन आपका एयर ट्रैवल करेगा लेकिन लैंडिंग और टेक ऑफ दोनों ज़मीन से ही होता है। उसके बाद में जो आपका मार्केट है, बेसिकली ह्यूमंस एंड अदर लाइव्स, ये सारे लोग इस ज़मीन पर ही एग्जिस्ट करते हैं। तो लैंड जो है एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये एंड टू एंड आपकी पूरी की पूरी प्रोडक्शन की प्रोसेस में रिलेवेंट है, इम्पॉर्टेंट है। बिना ज़मीन के कुछ भी पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। ये बेसिक चीज़ आपको याद में रखनी है। तीसरा पॉइंट हमें ज़मीन के बारे में जानना है, लिमिटेशंस ऑफ लैंड। अब इसमें दो लिमिटेशंस आ सकते हैं। पहला है क्वांटिटी ऑफ लैंड एंड दूसरा है क्वालिटी ऑफ लैंड। क्वालिटी में आपके जो रॉ मटेरियल्स है उसकी बात हो सकती है, जैसे कि फॉरेस्ट, मिनरल्स, वाटर बॉडीज़, फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। अगर ज़मीन की हम बात करें तो अगर हम किसी रेगिस्तान की बात करें तो रेगिस्तान में क्या आपको फॉरेस्ट मिलेगा? नहीं। क्या आपको मिनरल्स मिलेंगे? पता नहीं कितने नीचे है, रेती के क्या है, जो भी है। वाटर बॉडीज़ बहुत कम होती है। सॉइल फर्टिलिटी होती है क्या रेगिस्तान में? नहीं, फर्टाइल सॉइल नहीं है, इसीलिए वो रेगिस्तान है। तो ये लिमिटेशंस होते हैं क्वालिटी वाइज। तो लैंड में भी हर जगह पे ज़मीन जो है, हर जगह पर जो क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेस है एंड क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेस है वो सेम नहीं होती है। आप अलग अलग देशों को देखिए, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बर्मा, नीचे थाईलैंड, कंबोडिया, चाइना, ताइवान, जापान, कोरिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। उसके बाद में जितने भी देश है वेस्टर्न साइड में, मिडल ईस्ट हो गया आपका, सऊदी अरेबिया, ओमान, कुवैत, दुबई, कतर, ईरान, इराक, अफ़गानिस्तान, सीरिया, लीबिया, जहाँ तक आपकी नज़र जाती है, यूरोप में, यूनाइटेड स्टेट्स में, हर कंट्री के पास, रशिया, हर कंट्री के पास कुछ ना कुछ अपनी ज़मीन है जिसे वो नेशनल बाउंड्रीज़ कहते हैं, नेशनल टेरिटरी कहते हैं। उस नेशनल टेरिटरी में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस है वो सारे उनके हो जाते हैं। अब जब हम सऊदी अरेबिया की बात करेंगे तो उनके पास फॉरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो जनरली रेगिस्तान का एरिया है। फॉरेस्ट नहीं है, मिनरल्स ज़्यादा नहीं है, वाटर बॉडीज़ नहीं है, फर्टिलिटी। अब मिनरल्स की जब हम बात करेंगे तो सऊदी अरेबिया के पास क्रूड ऑयल है। तो ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ है जिसके पास क्रूड ऑयल निकलता है। रशिया है, सऊदी अरेबिया है, उसके बाद में ईरान है, वेनेजुएला है ना, ये कंट्रीज़ के पास ऑयल रिजर्व्स है। कतर हो गया, कतर के पास नेचुरल गैस का रिजर्व होता है। ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ है। यूनाइटेड स्टेट्स में अभी अभी डिस्कवर हुए हैं ऑयल रिजर्व्स, बहुत सारे ऑयल रिजर्व्स है यूनाइटेड स्टेट्स में भी। तो इस तरीके से आपके ज़मीन में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। वैल्यूएबल स्टोन्स जो होते हैं वो आपके माइनिंग से निकलते हैं, आपको उसको प्रोसेस करना पड़ेगा, लेकिन सारी चीज़ें ज़मीन से ही निकलती है। जो स्टोन्स होते हैं, जो मार्बल हम लगाते हैं, अलग अलग प्रकार के टाइल्स जो बनती है वो भी पत्थरों से ही बनती है। पत्थर कहाँ पे मिलते हैं आपको? माइनिंग जब आप करोगे, जैसे आप जबलपुर में जाओगे कटनी साइड में वगैरह, तो वहाँ पे ये सारी स्टोन क्वेरी माइनिंग वगैरह होती है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ के लिमिटेशंस के बारे में हम बात करते हैं। लिमिटेशंस यानी क्या? कुछ कमियां होती है। हर ज़मीन एक जैसी नहीं होती है, हर ज़मीन में क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ मटेरियल, रॉ मटेरियल एक जैसा नहीं होता है। लिमिटेशंस ऑफ लैंड, दैट इज़ क्वांटिटी एंड क्वालिटी। द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ लैंड आर इनहेरेंटली लिमिटेड, यानी अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं है। हमने ऊपर में क्या देखा था? लैंड जो है ये एक नेचुरल रिसोर्स है। अब यहाँ पे उसका लिमिटेशन हमें क्या पता चलता है कि ये रिसोर्स जो है ये लिमिटेड है। अगर हम इसका इस्तेमाल और इसका मेंटेनेंस अच्छे से ना करें तो इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी ख़राब हो सकती है। जैसे कोई एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करता है तो उसने अगर बहुत सारे फर्टिलाइज़र्स, केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ किए तो शुरुआती 3-4 साल, 5 साल तक तो उसको बहुत बढ़िया प्रोड्यूस मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे वो एक्सेसिव केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करता है वैसे वैसे वहाँ की ज़मीन ख़राब होते जाती है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 5 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद वहाँ की सॉइल फर्टिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ की ज़मीन बंजर होने लगती है। तो डिपेंड करता है ना। ये सारी चीज़ें ध्यान में आनी चाहिए ये सेंटेंसेस पढ़ने के बाद। द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ लैंड आर इनहेरेंटली लिमिटेड विच इम्पोजेस कंस्ट्रेंट्स, यानी मर्यादा लग जाती है उसके ऊपर, ऑन इट्स अवेलेबिलिटी एंड सूटेबिलिटी फॉर डिफरेंट यूजेस। अब क्वांटिटी की जब हम बात करते हैं तो क्या होता है? क्वांटिटी वाइज देयर इज़ अ फाइनाइट अमाउंट ऑफ लैंड ऑन अर्थ एंड इट कैनॉट बी इंक्रीज्ड इन द शॉर्ट टर्म। एज अ रिजल्ट लैंड इज़ कंसिडर्ड फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब मैंने आपको कल एक एग्जाम्पल दिया था, जैसे ये हमारा सदर्न कोस्ट है भारत का,
तो यहाँ पर समंदर है दोनों तरफ, ईस्ट और वेस्ट में, और नीचे भी समंदर है, ठीक है। तो जितनी हमारी ये ज़मीन है वो तो हमारे पास अवेलेबल है। लॉन्ग टर्म में हम इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। कैसा है, ये जो सी कोस्टल एरिया है इसका लैंड रिक्लेमेशन हम कर सकते हैं, बट इट इज़ वेरी वेरी कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग, और बहुत सारा वहाँ पे आपको मलबा लगेगा टू रिक्लेम द लैंड। यानी यहाँ पे जो शैलो एरिया होते हैं समंदर के, वहाँ पे रेती, मट्टी, पत्थर, ये सब आपको डालना पड़ेगा, तब आप वो कोस्टल एरिया को रिगेन कर पाओगे। तो बेसिकली प्रैक्टिकल अगर हम बात करेंगे तो इट इज़ अवेलेबल इन फाइनाइट अमाउंट। लैंड जो है वो इनफाइनाइटली अवेलेबल नहीं है, और इट कैनॉट बी इंक्रीज्ड इन शॉर्ट टर्म। एज अ रिजल्ट लैंड इज़ कंसिडर्ड एज अ फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो ये जो प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी है, इसकी वजह से लैंड को एक फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कंसिडर करना ही सेंसिबल बनता है। दूसरा पॉइंट, क्वालिटी ऑफ लैंड। एडिशनली quality of land varies from one location to another depending on factors such as fertility, topography, climate and accessibility. सॉइल अगर फर्टाइल है तो खेतीबाड़ी के लिए महंगे भाव में जाएगी। टोपोग्राफी यानी लैंड कैसा है, समतल है, पहाड़ी एरिया है या नीचे है, यानी समंदर लेवल से आपकी लैंड कितने ऊपर है, समतल एरिया पे है या नीचे है, इसको टोपोग्राफी आप कह सकते हो। उसके बाद में क्लाइमेट कैसा है आपका, जैसे भारत में जनरली हम कहते हैं 3 या 4 सीज़न होते हैं, तो आपका क्लाइमेट कैसा है, बहुत ज़्यादा गर्म है, मॉडरेट है। जैसे भारत में धूप काला, ठंड काला और बरसात 3 सीजन्स होते हैं, तो वो बराबर 2-2, 3-3 महीने, 4-4 महीने चलते हैं और उसका रोटेशन होते रहता है। तो अगर आपके पास डाइवर्सिफाइड क्लाइमेट है तो वहाँ की ज़मीन भी बहुत अच्छी होगी। देन एक्सेसिबिलिटी, यानी जो आपका बेसिक है, ये एक्सेसिबिलिटी मीन्स व्हाट, कि जो आपकी ज़मीन है वो मार्केट प्लेस से कितने अंतर पर है। अगर मार्केट प्लेस से बहुत दूर होगी तो यहाँ से जब आप जो भी प्रोड्यूस करोगे, यहाँ से मार्केट में लाने के लिए आपको लगेगा लॉजिस्टिक्स लगा, यानी आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, है ना। तो एक्सेसिबल मीन्स व्हाट, ऐसे ही दुकान या ऐसी ही जगहों पर भीड़ जाती है जो इजीली एक्सेसिबल हो। बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात है भाई, 100 किलोमीटर जाना है, 200 किलोमीटर जाना है, तो जनरली लोग उस दुकान में नहीं जाते। घर के पास क्या है बताओ, घर के पास कौन सा मार्केट है, घर के पास कौन सा सब्जी वाला है, घर के पास कौन सा किराने वाला है, घर के पास कौन सा थिएटर है। हाँ, अगर हम वैकेशन पर जा रहे हैं, ट्रैवल पे जा रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन जो डेली रूटीन वाला लाइफ होता है, जो डेली ट्रेड होता है, तो ऐसे ट्रेड के लिए हमारा ज़मीन एक्सेसिबल होना चाहिए ईज़िली। और एक्सेसिबिलिटी दूसरी बात कि अगर हमारे ज़मीन पर जो भी लगता है, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, रेसिडेंशियल फैसिलिटीज़, हेल्थ केयर, ये सारी चीज़ें हमारे ज़मीन से पास होनी चाहिए। ऐसी ही जगहों पर लोग रहना पसंद करते हैं जहाँ पे सारी बेसिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो। तो ये आपकी क्वालिटी ऑफ लैंड हो गई, फर्टिलिटी, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, एक्सेसिबिलिटी, ठीक है। तो क्वांटिटी ऑफ लैंड एंड क्वालिटी ऑफ लैंड, ये तीसरा पॉइंट भी हमारा कवर हो गया। अब हम आते हैं स्टेटस ऑफ फार्मिंग लैंड इन पालमपुर, जिसके बारे में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो हमारा केस स्टडी है वहाँ पे क्या है देखो। देयर इज़ अ बेसिक कंस्ट्रेंट इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन बिकॉज लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन इज़ प्रैक्टिकली फिक्स्ड। यहाँ पे जो हमने देखा ना कि लिमिटेशन है उसके ऊपर, लैंड इज़ अ फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो हमें ये पता चल गया कि ज़मीन फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। तो सिमिलरली जितनी भी ज़मीन पालमपुर गांव के पास अवेलेबल होगी, उसमें से कुछ लोग रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, कुछ लोग अपना ट्रेडिंग फैसिलिटीज़ के लिए यूज़ करते हैं, कुछ लोग फार्मिंग एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं, और कुछ ज़मीन है जो होती है वैकेंट यानी खाली होती है। तो इस तरीके का ज़मीन वहाँ पर है। There is a basic constraint in raising farm production because land area under cultivation is practically fixed. Since 1960, अब टाइमलाइन पे आज हम जो है हम 2024 में हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है 1960 की, यानी कितने साल पीछे हम बात कर रहे हैं, ध्यान में रखना। Since 1960 in Palampur there has been no expansion in land area under cultivation, यानी जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ थी, जितनी ज़मीन 1960 में यूज़ होती थी, आज 2024 में भी उतनी ही ज़मीन एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होती है। बाय देन सम ऑफ द वेस्ट लैंड्स इन द विलेज हैड बीन कन्वर्टेड टू कल्टिवेबल लैंड।
यानी कुछ ऐसी ज़मीन थी, वेस्टलैंड्स यानी क्या, थोड़ी बहुत बंजर ज़मीन, उसमें थोड़ा सा प्रोसेसिंग करके, उसमें थोड़ा सा मट्टी का क्वालिटी बढ़ा के, जो काम की ज़मीन नहीं थी उसको, उस वेस्टलैंड को कल्टीवेशन में लाने की कोशिश की गई है। देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन। तो जो हमारा प्यारा पालमपुर है, अगर ये आपके पालमपुर की बाउंड्रीज़ है, इसमें से इतना एरिया रेसिडेंशियल है, इतना एरिया ट्रेडिंग है, और ये बचा हुआ एरिया आप फार्मिंग के लिए यूज़ करते हो, और थोड़ा बहुत जो एरिया जो वेस्ट लैंड था, जो कोई काम का नहीं था, उसको अपने फार्मिंग एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करना शुरू किया। तो अब प्रैक्टिकली सिचुएशन ऐसी आ गई है कि अब ये जो आपका पालमपुर है, जो गांव है, इसमें अब और ज़्यादा ज़मीन नहीं है जिस पे हम खेतीबाड़ी कर सकेंगे। सो बेसिकली फार्मिंग एक्टिविटी का एक लिमिटेशन आ गया, इसके ऊपर हम फार्मिंग एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ये बेसिक चीज़ आपको स्टेटस ऑफ फार्मिंग लैंड यहाँ पर बता दिया है फ्रॉम 1960 टू 2024 तक का। फिर पांचवा पॉइंट आपको बता देते हैं, मेजरमेंट यूनिट फॉर लैंड। द स्टैंडर्ड यूनिट मेजरिंग लैंड इज हेक्टर, दो इन द विलेजेस you may find land area being discussed in local units such as बीघा, गुंठा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे बेसिक एक फैक्ट बता दिया है कि जो ज़मीन है उसको हेक्टर यूनिट में हम कैलकुलेट करते हैं, 1 हेक्टर, 2 हेक्टर, 3 हेक्टर। लेकिन अगर आप लोकल यूनिट्स की बात करें तो लोग कहते हैं 1 बीघा, 2 बीघा, जितना भी होगा, 1 गुंठा, 2 गुंठा। तो इसका जो इंटरनल मेजरमेंट होगा वो इस भाषा में, इस यूनिट में होता है। ये एक जनरल नॉलेज वाला पॉइंट था। पॉइंट नंबर 6 क्या है, स्टेटस ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इन विलेज पालमपुर। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि लोग पालमपुर के पास रेसिडेंशियल, ये हो गया रेसिडेंशियल, ये हो गया ट्रेडिंग का लैंड, और ये हो गया फार्मिंग का लैंड। तो फार्मिंग एक्टिविटी करके जो लोग इकोनॉमी को बढ़ा रहे थे, दैट मीन्स पैसा कमा रहे थे, उसमें एक सर्टन लिमिटेशन है क्योंकि ज़मीन लिमिटेड अवेलेबल है फार्मिंग एक्टिविटीज़ के लिए। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो अगर हमारी पॉपुलेशन का पेट इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी हमारी बढ़ नहीं रही है, तो फार्मिंग एक्टिविटीज़ के अलावा भी हमें कुछ सोचना पड़ेगा, करेक्ट। तो उस हिसाब से अभी आप अपना दिमाग चलाना शुरू करो। अब यहाँ पे ये लोग क्या कहते हैं, स्टेटस ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इन विलेज पालमपुर। अगर पालमपुर में हमने कितना देखा था पॉपुलेशन, 2700 लोग इन जनरल रहते हैं, दैट मीन्स 480 फैमिलीज़, इतनी पॉपुलेशन है। अब इस 2700 यानी 480 फैमिलीज़ में से वर्किंग पॉपुलेशन का स्टेटस क्या है वो हमें देखना है। स्टेटस ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इन पालमपुर। फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग ऑन फॉर देयर लाइवलीहुड। यानी पालमपुर की जितनी पॉपुलेशन है उसमें से लगभग 75% लोग जो है वो 100% डिपेंडेंट है फार्मिंग के ऊपर टू अर्न मनी, ठीक है, टू अर्न लाइवलीहुड। दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबरर्स। अब ये जो लोग हैं 75%, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इनके पास ज़मीन होगी। तो कुछ लोग क्या होते हैं जिनकी खुद की ज़मीन होती है वो है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है लेकिन वो उस खेती में डेली वेजेस के ऊपर काम करने के लिए जाते हैं। द वेलबींग ऑफ दीज पीपल इज़ क्लोजली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑन द फार्म्स। तो अब ये जो 75% पॉपुलेशन है, इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ तभी होगी जब पालमपुर में फार्मिंग एक्टिविटी की ग्रोथ होगी, तभी जो पॉपुलेशन है 75% वाली जो डिपेंडेंट है फार्मिंग के ऊपर, उनकी भी ग्रोथ होगी। अगर यहाँ पे आकर ये स्टैग्नेंट हो जाता है तो इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी स्टैग्नेंट हो जाएगी पॉपुलेशन की। तो ये सोचने वाली बात है ना। तो ये हमारा पहला फैक्ट क्लियर हो गया कि अगर 100 लोग जितने लोग रहते हैं उसमें से 75% लोग फार्मिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है। दूसरा देखो, सिंस वी नो दैट लैंड इज़ अ नेचुरल रिसोर्स is available in limited quantity, naturally the question arises, can we do something to increase the production on existing farmlands to benefit such large population that is nearly 75% dependent on farming activities? अब naturally एक सवाल मेरे दिमाग में आएगा, क्या आएगा मेरे दिमाग में कि मैं पालमपुर के लिए जो फार्मिंग एक्टिविटी है, पालमपुर में जो फार्मिंग एक्टिविटी है, मुझे एक बात तो पता चल गई कि मेरी जो ज़मीन है वो लिमिटेड है।
ठीक है, मेरी जो ज़मीन है वो लिमिटेड है। अब उस लिमिटेड ज़मीन में से अभी मेरा एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन अगर यहाँ तक है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन लेवल मेरा ये है, तो मेरे पास ऐसी कुछ तकनीक है क्या, मेरे पास ऐसे कुछ रास्ते हैं क्या कि जो मैं एग्जिस्टिंग लैंड जो है मेरा, उसी से मेरा जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाकर यहाँ तक लेके आऊँ। मेरा एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन लेवल ये है, अब मुझे ऐसी टेक्निक्स या ऐसे टूल्स चाहिए या कुछ ऐसा केमिकल फर्टिलाइज़र या नेचुरल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र चाहिए, या मुझे अपनी फार्मिंग एक्टिविटी इस तरीके से ऑर्गेनाइज करनी है कि मेरा सेम ज़मीन में से प्रोडक्शन बढ़कर धीरे धीरे पहुंचकर मुझे यहाँ तक पहुंचना है। तो ये नेचुरल सवाल आएगा, क्यों? क्योंकि मुझे पैसा कमाना है, मुझे जीवन भर एक ही लेवल पे पैसा कमा के यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाना है। मेरे कुछ ड्रीम्स है, मेरे कुछ एस्पिरेशंस है। अगर मेरी ज़िंदगी यहाँ पे शुरू होती है, ठीक है, मेरे पेरेंट्स के साथ यहाँ पर मेरी ज़िंदगी शुरू होती है, तो मुझे आगे बढ़ना है। यहाँ तक मेरा एजुकेशन हो जाएगा, बाकी जो भी चीज़ें हो जाएगी, ट्रेनिंग, एजुकेशन, नॉलेज, स्किल। फिर यहाँ से जब मैं काम में लगूँगा तो मुझे ऑब्वियसली यहाँ तक पहुँचना है, क्योंकि यहाँ पे मेरे ड्रीम्स है, एस्पिरेशंस है, यहाँ पर लग्जरी है, ठीक है। तो यहाँ पे है सभी लोगों के नेचुरल प्रोग्रेशन, इसमें कोई बुरी बात नहीं है सपने देखने में, नेचुरल प्रोग्रेशन है ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये बिल्कुल है। तो नेचुरली सवाल आता है कि सेम अमाउंट ऑफ लैंड में से क्या मैं ज़्यादा ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाऊँगा क्या? ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इसे कहते हैं। तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। Since we know that land is a natural resource is available in limited quantity, naturally the question arises, can we do something to increase the production on existing farmlands to benefit such large population dependent on farming activities? The answer to question is discussed in following topics. तो ये जो सवाल हमारे पास है कि इस existing ज़मीन में से क्या हम प्रोडक्शन का लेवल बढ़ा सकते हैं क्या, तो इस सवाल का जवाब हमारे आने वाले टॉपिक्स में है। छठवा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है ना, टॉपिक नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया है ये वाला। अब टॉपिक नंबर 7 के ऊपर हम लोग आते हैं, जिसमें हमें हमारे सवाल का जवाब मिलने वाला है। ठीक है, पॉइंट नंबर 7 देखो, इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड, दैट इज ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब यहाँ पे बात क्या हो रही है समझने की कोशिश करो। मेरे पास फॉर एग्जाम्पल इतनी ज़मीन है, 1 हेक्टर ज़मीन मेरे पास है। अब इस 1 हेक्टर में से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं 200 टन चाहे कुछ भी हो वो प्रोड्यूस करता हूँ, ठीक है, लेकिन अब मुझे क्या चाहिए कि इसी ज़मीन में से, मेरे पास सवाल ये है कि ये ज़मीन जो है वो लिमिटेड है, इसको मैं बढ़ा नहीं सकता, लेकिन क्या इस सेम ज़मीन से मैं 200 की जगह पर किसी भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का 300 टन उगा सकता हूँ क्या, 300 टन मेरा प्रोडक्शन करा सकता हूँ क्या, ये सवाल है, ठीक है। इसको ध्यान में रखते हुए आपको ये वाला टॉपिक पढ़ना है। तो इसका जवाब है कि हाँ, आप प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हो 2 तरीकों से। पहला है मल्टीपल क्रॉपिंग, यानी एक ही ज़मीन में आप पूरा साल भर 12 महीने आपके पास होते हैं, तो जो आपकी क्रॉप की साइकिल होती है उसको एडजस्ट करके आप 12 महीनों में ऐसा सेटिंग करो कि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्रॉप्स या कैश क्रॉप्स या जो भी रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स होते हैं आपके, उनका इस तरीके से एडजस्टमेंट करो कि 12 महीने आपकी खेती हो। अगर आप 12 महीने उसको यूज़ करते हो लैंड को, तो आप 2 या 3 क्रॉप्स साल में ले सकते हो, जिससे आपका फ़ायदा होगा। और इसी टेक्निक को कहते हैं, इसी प्रोसेस को, इसी मेथड को कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। यानी हमारे पास एक साल में 12 महीने होते हैं, तो मैं ऐसे मेरा एक एक्टिविटी प्लान करूँगा कि मैं कम से कम 3 बार क्रॉप्स ले सकूं। अभी क्या हो रहा है, अभी जो मैं ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस फॉलो करता हूं, तो हो सकता है मैं पूरे साल में केवल 2 बार क्रॉप्स लेता हूं।
लेकिन अब मुझे इस तरीके से प्लानिंग करना है कि 2 बार नहीं, 1, 2 और 3 बार में साल में क्रॉप्स ले सकूँ, यानी ये मेरा एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होगा सेम लैंड से, सेम क्वांटिटी ऑफ लैंड से। तो इस टेक्निक को, इस मेथड को कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग, अ ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड। मल्टीपल क्रॉपिंग में आप किसी भी प्रकार का केमिकल फर्टिलाइज़र अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है। आर्टिफिशियल केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ ना करके भी आप मल्टीपल क्रॉपिंग के मदद से अपना एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो। अब यहाँ पे देखो मीनिंग ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग इज एन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस where more than one crop is grown sequentially on the same plot of land during the year। तो हमने जो टाइमलाइन अभी यहाँ पे डिस्कस की थी कि सीक्वेंशियली हम जो भी जिस तरीके का सीज़न होगा वहाँ पे हमारी क्रॉपिंग साइकिल को प्लान करेंगे, है ना। तो सीक्वेंशियली लेंगे, साइमल्टेनियसली हम नहीं ले सकते। अगर अभी मेरे पास जो ज़मीन है उस पूरी ज़मीन में अगर मैंने गेहूँ लगा के रखा है तो गेहूँ का जो क्रॉप का साइकिल होगा, हार्वेस्ट होने के बाद ही मेरा लैंड जो है वो खाली होगा, जो ज़मीन है वो खाली होगी। तो ये पूरे साल में मुझे प्लानिंग करना पड़ेगा कि गेहूँ कितने महीनों में होता है, कितने दिनों में होता है, फिर नेक्स्ट क्रॉप प्लान करो, फिर नेक्स्ट क्रॉप प्लान करो। ऐसे 12 महीने का आपको प्लानिंग करके चलना पड़ेगा, ठीक है। मल्टीपल क्रॉपिंग इज एन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस वेयर मोर देन वन क्रॉप इज ग्रोन सिक्वेंशियली ऑन द सेम प्लॉट ऑफ लैंड, सेम ज़मीन पर ड्यूरिंग द ईयर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स लेने की कोशिश करते हो। Instead of planting just one crop and waiting for its harvest, multiple crops are cultivated successively on the same land to maximize productivity and optimize resource utilization। यानी एक के बाद एक, sequentially means एक के बाद एक। अगर हम simultaneous की बात करते हैं तो simultaneous का मतलब क्या हुआ कि एक ही समय में मैंने गेहूँ भी लगाया, चावल भी लगाया और जो भी बाजरा वगैरह होगा वो भी लगाया, दिस इज़ कॉल्ड साइमल्टेनियस। लेकिन सीक्वेंशियल क्या होता है, यहाँ पे गेहूँ लगाया, यहाँ पे कुछ और लगा दिया, यहाँ पे कुछ और लगा दिया। तो ये वाली जो लाइंस आपको दिख रही है ये हो गया सीक्वेंशियल, और ये वाली जो है ये हो गई आपकी साइमल्टेनियस क्रॉपिंग, ठीक है। Multiple cropping is an agricultural practice where more than one crop is grown sequentially on the same plot of land during the year. Instead of planting just one crop and waiting for its harvest, multiple crops are cultivated successively on the same land to maximize productivity and optimize resource utilization. All farmers in Palampur grow at least 2 main crops. Many are growing potato as a third crop in the past 15 to 20 years. तो जो फार्मर्स थे हमारे पालमपुर के, वो दिमाग से होशियार थे। तो उन्होंने देखा कि यार पैसा तो हमको कमाना है, केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ तो नहीं करना है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, उन्होंने क्या किया कि हम पूरे साल में 2 मेन क्रॉप्स लेंगे और एक थर्ड क्रॉप लेंगे जिसे हम कहेंगे आलू। आलू उगाओ भैया, क्योंकि एक नेता है वो आपको कहते हैं कि यहाँ से आलू डालो वहाँ से सोना निकलेगा। तो पालमपुर के खेती वालों ने क्या किया कि ठीक है 2 क्रॉप तो यहाँ पे हमारी सेफ्टी हो गई भैया, ये इकोनॉमिकली हम सेफ हो गए। अब यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि सोना निकलता है या नहीं निकलता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो जोक्स अपार्ट, मल्टीपल क्रॉपिंग आपको समझ में आ गया। सीक्वेंशियल क्या, इसे क्या कहते हैं, साइमल्टेनियस क्रॉपिंग। और एक के बाद एक जब आप क्रॉपिंग करते हो तो उसे कहते हैं, दिस इज़ नोन एज simultaneous cropping, this is known as sequential crop and this is known as simultaneous crop। एक ही समय में 3 क्रॉप्स अगर आप लेते हो ज़मीन का डिवीजन करके, तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। ये हो गया आपका मीनिंग ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग। दूसरी बात, प्रैक्टिस ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग इन पालमपुर। अब देखो यहाँ पे 2 प्रकार के सीज़न आपके पास है। पहला मेन सीज़न है आपका रेनी सीज़न, दूसरा सीज़न है आपका विंटर सीज़न। तो रेनी सीज़न को क्या कहते हैं, खरीफ, और विंटर सीज़न को कहते हैं रबी। तो इसका मीनिंग पहले देख लो। रेनी सीज़न, द खरीफ सीज़न रेफर्स टू द समर और मानसून सीज़न इन इंडिया एंड अदर पार्ट्स ऑफ साउथ एशिया ड्यूरिंग विच क्रॉप्स आर सोन विद द ऑनसेट ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून एंड हार्वेस्टेड लैटर इन द ईयर। तो ये जो खरीफ वाला सीज़न होता है यहाँ पर क्रॉप्स का सोइंग होता है और बाद में धीरे धीरे करके जब उसकी क्रॉपिंग साइकिल कंप्लीट होती है तब जाके उसको हार्वेस्ट किया जाता है। पॉइंट नंबर 1 टू बी नोटेड।
दिस सीज़न टिपिकली स्पैन्स फ्रॉम जून टू सितंबर, यानी 12 महीनों में अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, यहाँ से लेकर सितंबर तक आपका खरीफ सीज़न होता है, जून से लेकर सितंबर तक, एंड इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय वार्म टेम्परेचर्स एंड हेवी रेनफॉल। तो ये उसका वर्णन हो गया। खरीफ सीज़न का वर्णन कैसे है, टाइम पीरियड क्या है उसका साल में, जून से लेकर सितंबर तक का, और टेम्परेचर्स कैसे होते हैं, वार्म टेम्परेचर होता है, और रेनफॉल कैसा होता है, हेवी रेनफॉल होता है। तो हमें ऐसे क्रॉप्स लगाने चाहिए जिसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। तो जून से लेकर सितंबर तक पालमपुर के किसानों को ऐसे क्रॉप्स लगाने चाहिए जिनको वार्म टेम्परेचर सूट होता है और हेवी रेनफॉल यानी हेवी पानी की ज़रूरत होती है। ऐसे क्रॉप्स अगर आप लगाओगे तो फ़ायदा होगा इन खरीफ सीज़न। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, खरीफ क्रॉप्स सच एज राइस, मेज़ यानी मक्का, मिलेट यानी बाजरा, sorghum, cotton, soybean and sugarcane are well suited to the warm and humid conditions of the monsoon season। तो यहाँ पे हमें कौन से क्रॉप्स या एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करनी चाहिए वो भी बता दिया। तो खरीफ सीज़न में क्या क्या हो सकता है, राइस, मेज़, मिलेट, sorghum, कॉटन, सोयाबीन, शुगर केन, दिस टाइप ऑफ क्रॉप्स, इनको वार्म टेम्परेचर सूट होता है और हेवी पानी चाहिए होता है। फिर द सक्सेस ऑफ एग्रीकल्चर ड्यूरिंग खरीफ सीजन लार्जली डिपेंड्स ऑन द टाइमली अराइवल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मानसून रेन्स विच आर क्रूशल फॉर क्रॉप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो अगर आप नेचुरल जो रेनफॉल है उसके बेसिस के ऊपर अगर आप खेती बाड़ी करते हो तो आपका एग्रीकल्चरल सक्सेस जो है वो डिपेंड करता है टाइमली अराइवल एंड प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉनसून रेन्स। कभी कभी क्या होता है कि कहीं एक जगह पे बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, कहीं एकदम सूखा यानी अकाल पड़ जाता है, कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं सूखा पड़ जाता है, कहीं बाढ़ आती है, कहीं सूखा पड़ता है। तो ऐसी कंडीशंस में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है आपकी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में। अब व्हाट हैपन्स इन पालमपुर इन रेनी सीजन। तो पालमपुर में खरीफ का जो सीज़न होता है उसमें लोग क्या करते हैं वो देखो। ड्यूरिंग रेनी सीजन फार्मर्स ग्रो जवार एंड बाजरा। These plants are used as cattle feed. It is followed by cultivation of potato between October and December। तो 3 क्रॉप्स लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या बता दिया है इन्होंने, ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एट लीस्ट 2 मेन क्रॉप्स एंड पोटैटो एज अ थर्ड क्रॉप। ठीक है, यहाँ पे देखो पालमपुर में क्या हो रहा है, जो फार्मर्स हैं वो खरीफ के सीज़न में जवार और बाजरा ऐसे 2 क्रॉप्स लेते हैं सीक्वेंशियली, और तीसरे नंबर पे वो और जो इनका जो बाकी का जवार और बाजरा ग्रो करने के बाद उनको हार्वेस्ट या थ्रेशिंग या उसका रिफाइन करने के बाद जो भी चीज़ बचती है उसमें का वेस्ट मटेरियल, उसे कैटल फीड यानी गाय भैंस भेड़ बकरी इनके चारे में इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ फॉलोड बाय कल्टिवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। तो इस प्रकार से जवार, बाजरा एंड पोटैटो 3 क्रॉप्स पालमपुर में 12 महीनों में लिए जाते हैं। अब विंटर सीजन में क्या होता है, विंटर सीजन मीन्स व्हाट, रब्बी सीजन। इसका मीनिंग क्या है, द रबी सीजन ऑल्सो नोन एज द विंटर सीजन इज वन ऑफ द 2 मेन एग्रीकल्चरल सीजन्स इन इंडिया अदर पार्ट्स ऑफ साउथ एशिया। तो भारत और साउथ एशिया में ये जो है वन ऑफ द मेन सीजन माना जाता है फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। इट टिपिकली बिगिन्स इन अक्टूबर आफ्टर द मानसून सीजन एंड एक्सटेंड्स अंटिल मार्च और अप्रैल। यानी अक्टूबर में शुरू होके अगले साल के मार्च या अप्रैल महीने तक ये आपका रब्बी सीज़न यानी विंटर सीजन शुरू होता है भारत और साउथ एशिया में। दूसरा पॉइंट क्या आता है इसमें, एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप्स इंक्लूड व्हीट, बार्ले, ओट्स, मस्टर्ड, चिकपीज एंड लेंटिल्स। ये रबी सीजन में लेने वाले क्रॉप्स है। द रबी सीजन
is important for Indian agriculture as it continues significantly to the as it contributes significantly to the country's food and fiber production. Unlike the Kharif season, which relies on monsoon rainfall, the success of the Rabi season depends on irrigation and moisture conservation practices, as well as the availability of sufficient groundwater and reservoir storage. Proper planning and management are essential to ensure optimal yields ड्यूरिंग द रबी सीज़न. तो आपको डिफरेंस, स्टार्क डिफरेंस क्या है? जो आपका खरीफ का सीज़न है उसमें आपकी पूरी की पूरी डिपेंडेंसी होती है रेनफॉल के ऊपर, और जो आपका रबी का सीज़न है उसमें आपकी डिपेंडेंसी होती है वाटर रिसोर्सेस के ऊपर, रेनफॉल के ऊपर नहीं. जो रेनफॉल के बाद बचे हुए वाटर रिसोर्सेस है उसमें से आपको प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम लगाना पड़ेगा ताकि आपके जो क्रॉप्स है इन विंटर सीजन आप उन्हें भी अच्छी तरीके से ग्रो कर पाओ. और इसके लिए आपको क्या लगेगा? प्रॉपर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज इज नेसेसरी टू अचीव एग्रीकल्चरल सक्सेस इन रबी सीजन. अब पालमपुर में क्या होता है रबी के सीज़न में, यानी विंटर में पालमपुर में क्या होता है? इन विंटर सीजन fields are sown with wheat यानी गेहूँ. from the wheat produced farmer keep enough wheat for the family's consumption and sell the surplus wheat at the market at रायगंज. तो हमने चैप्टर के एकदम शुरुआत में देखा था कि पालमपुर जो है वो एक ऑल वेदर रोड से कनेक्टेड है टू रायगंज, और दूसरा गांव उसका आता है बड़ा वाला शाहपुर. इन दोनों गांवों से पालमपुर कनेक्टेड है एक ऑल वेदर रोड से. ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए. तो पालमपुर में जितना भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होता है वो जाके बिकता है रायगंज में. ठीक है, इस तरीके से ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती है. अब पॉइंट नंबर 3 देखो. ईयरली क्रॉप इन पालमपुर इज शुगर केन. A part of the land area is also devoted to sugarcane, which is harvested once every year. Sugarcane in its raw form or as jaggery is sold to the traders in शाहपुर. यानी जो पालमपुर की ट्रेडिंग है वो रायगंज और शाहपुर इन दोनों जगहों पे चलती है. यहाँ पे प्रोडक्शन होता है और यहाँ पे सेलिंग होता है. ठीक है. ईयरली क्रॉप इन पालमपुर क्या है? शुगर केन. अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है तो शुगर केन ईयरली क्रॉप के पालमपुर के बारे में आपको ये लिखना आना चाहिए. अ पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर केन विच इज़ हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर. शुगर केन इन इट्स रॉ फॉर्म और एज जैगरी इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर. ठीक है जी. अब हम बात करते हैं समरी ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग इन पालमपुर. तो रेनी सीज़न यानी खरीफ सीज़न कब से कब तक होता है? जून से लेकर सितंबर तक. वहाँ पे कौन से क्रॉप्स होते हैं पालमपुर में? जवार, बाजरा, पोटैटो, 3 क्रॉपिंग होता है एक पहले सीज़न में. फिर विंटर सीज़न आता है दैट इज़ रबी सीज़न. वो होता है अक्टूबर से लेकर मार्च तक. वहाँ पर हम प्रोड्यूस करते हैं पालमपुर में वीट. फिर आता है आपका ईयरली क्रॉप, पूरे साल भर इसको लगता है, जो कि है शुगर केन. तो ये पूरा का पूरा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन क्या होता है पालमपुर में? कौन सा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होता है? जवार, बाजरा, पोटैटो, वीट एंड शुगर केन. शुगर केन से क्या बनता है? गुड़. तो ये सारी चीज़ें जाके फिर बिकती है एक साथ. कुछ चीज़ें बिकती है रायगंज में, कुछ चीज़ें बिकती है शाहपुर में. इस तरीके से एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के ऊपर बेस्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी पालमपुर में होती है. ये है आपकी समरी. Climate and environment of Palampur resembles the climate and environment of the region of western उत्तर प्रदेश. तो ये जो हमारा प्यारा पालमपुर है जिसके बारे में हम लोग बार बार बात कर रहे हैं, ये एक इमेजिनरी विलेज है. अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको याद दिला देता हूँ. ये हमने विलेज तैयार किया है ताकि हम इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ाई कर सकें. इस पालमपुर का रियलिटी से कोई संबंध नहीं है. वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा भाग है. उस हिस्से के एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट के ऊपर बेस्ड हमने इस पालमपुर को तैयार किया है. ठीक है, ये आपको याद रखना है. अब हम लोग बात करेंगे की सक्सेस फैक्टर्स फॉर मल्टीपल क्रॉपिंग इन पालमपुर.
अगर आपको मल्टीपल क्रॉपिंग में एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में सक्सेसफुल होना है तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली, वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम। रेनी सीजन एक लिमिटेड पीरियड के लिए होता है जो है मॉनसून यानी बरसात, उसके बाद साल भर आपको पानी की ज़रूरत पड़ने वाली है फॉर एग्रीकल्चरल एंड डोमेस्टिक यूज़। तो एग्रीकल्चर के लिए आपको वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम लगेगी अगर आपको मल्टीपल क्रॉपिंग करना है तो। The main reason why farmers are able to grow 3 different crops in a year in Palampur is due to the well developed system of irrigation. फैक्ट है ये। फिर आपको लगेगी इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि जब आप इरिगेशन की बात करते हो तो आपको पानी का पंप लगेगा, है ना, पानी को इरिगेशन सिस्टम के लिए ट्यूबवेल्स लगेगी, उसको रन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, और बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। तो बेसिकली यहाँ पे पानी के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही हमें इलेक्ट्रिसिटी यानी ट्यूबवेल्स और वाटर पंप्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर। इट्स मेजर इम्पैक्ट वॉज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरीगेशन। पर्शियन व्हील्स वर टिल देन यूज्ड बाय फार्मर्स टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स एंड इरीगेट स्मॉल फील्ड्स। तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और तीसरा यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स फॉर इरिगेशन। People saw that the electric run tube wells could irrigate much larger areas of land more effectively. The first few tube wells were installed by the government. Soon, however, farmers started setting up private tube wells. As a result, by mid-1970s, the entire cultivated area of 200 hectares was irrigated. तो पालमपुर में अब पूरा का पूरा स्टेटस देखो आप पालमपुर का। पालमपुर में मल्टीपल क्रॉपिंग होता है, ठीक है। कौन से क्रॉप्स लेते हैं वो लोग? ये वाले क्रॉप्स, ज्वार, बाजरा, पोटैटो, व्हीट, शुगर केन। मल्टीपल क्रॉपिंग के लिए आपको क्या चाहिए? वेल डेवलप इरिगेशन सिस्टम जो कि पालमपुर में अवेलेबल है। इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, अवेलेबल है। यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स, सब कुछ अवेलेबल है। और इस पूरे के पूरे सिस्टम की वजह से पालमपुर में 1970s में ही मल्टीपल क्रॉपिंग इन्होंने सक्सेसफुल करा लिया था। तो सबसे मेन चीज़ आपकी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी। ये जैसे जैसे गांव में पहुंचेगी वैसे वैसे आपका इकोनॉमिक प्रोडक्शन, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ेगा, आपके इकोनॉमी की ग्रोथ होते जाएगी। बेसिक चीज़ें हैं। अब आप देखो अगला, स्टेटस ऑफ सिस्टम ऑफ इरिगेशन इन रेस्ट ऑफ द इंडिया। यानी अब पालमपुर एक छोटा सा एरिया था, उसके बारे में हमने केस स्टडी कर ली। अब उसके बेसिस के ऊपर हम क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे पालमपुर और पूरे भारत का इरिगेशन सिस्टम। नॉट ऑल विलेजेस इन इंडिया हैव सच हाई लेवल्स ऑफ इरिगेशन। यानी पालमपुर में जितनी फैसिलिटीज़ है उतनी बहुत सारे गाँव में अवेलेबल नहीं है। अपार्ट फ्रॉम द रिवर इन प्लेन्स, कोस्टल रीजन्स इन द कंट्री आर वेल इरीगेटेड। यानी जो नदी के किनारों के आसपास की जगह है वो तो प्रॉपरली इरीगेटेड है। उसके बाद जो कोस्टल रीजन्स है यानी समंदर वाले रीजन हैं वो भी प्रॉपरली इरीगेटेड है। इन कॉन्ट्रास्ट प्लेचू रीजन सच एज द डेक्कन प्लेचू हैव लो लेवल्स ऑफ इरिगेशन। तो कोस्टल रीजन और रिवर इन प्लेन्स प्रॉपरली इरीगेटेड है, और जो प्लेचू वाले रीजन हैं उनमें जैसे कि डेक्कन प्लेचू, उनमें इरिगेशन अभी उतना एडवांस लेवल पे नहीं पहुंचा है। पॉइंट नंबर 3, ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड एरिया इन द कंट्री अ लिटिल लेस दैन 40% इज इरीगेटेड इवन टुडे। इन द रिमेनिंग एरियाज फार्मिंग इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। देखो पालमपुर को कितना फ़ायदा हुआ, देखो आप, इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले, उसके बाद इरिगेशन और ट्यूबवेल्स, इनकी वजह से मल्टीपल क्रॉपिंग वो लोग कर सकते हैं। और 1 2 3 4 5 टोटल 5 क्रॉप्स के ऊपर वो मल्टीपल क्रॉपिंग करके काम कर सकते हैं। तो पालमपुर के पास 200 हेक्टर्स है जो प्रॉपरली इरिगेटेड है, और उसकी वजह से उनका ये प्रोडक्शन जो पहले कम था मल्टीपल क्रॉपिंग की वजह से बढ़ा है। ये बात आपको ध्यान में आनी चाहिए। और सिमिलरली अगर हम ये चाहते हैं कि भारत के जो बाकी के गांव है जहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी मेन एक्टिविटी है, तो उन्हें भी, उन लोगों को भी हमें इलेक्ट्रिसिटी, ट्यूबवेल्स और इरिगेशन सिस्टम की अवेलेबिलिटी करानी पड़ेगी। क्योंकि हमें पता चला है कि हमारे पास 2 सीज़न है, एक होता है रेनी सीज़न, एक होता है विंटर सीज़न। चलो रेनी सीज़न में तो कैसे भी पानी मिल ही जाएगा, अगर बारिश आती है तो पानी मिल जाएगा, लेकिन विंटर सीज़न और समर सीज़न जो होता है वहाँ पे पानी की किल्लत होती है। तो रेनी सीज़न में जितना भी पानी हमारे पास आता है
उसको स्टोरेज और रिटेन करने की फैसिलिटीज़ हमें तैयार करनी पड़ेगी, है ना। तो इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। और यहाँ पे आपको स्टैटिस्टिक्स क्या पता चल जाता है पूरे भारत का, कि आज भी केवल और केवल 40% जो है पूरे भारत में जितनी एग्रीकल्चरल ज़मीन है उसमें से सिर्फ 40% में प्रॉपरली इरिगेशन अवेलेबल है। 40% या उससे कम इरिगेटेड है। जो 60% आज भी हमारी खेती की ज़मीन है वहाँ पे ये बेसिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, जिनकी वजह से हमारे फार्मर्स को तकलीफ़ होती है। फिर आपका आता है पॉइंट नंबर 7, लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन इन इंडिया। द फॉलोइंग टेबल 1.1 shows the land under cultivation in India in units of million hectares। तो अब यहाँ पे आपको प्योर स्टैटिस्टिक्स दिए गए हैं, और ये स्टैटिस्टिक्स का सोर्स क्या दिया गया आपको, पॉकेट बुक ऑफ एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स 2020, डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर। ये है आपका सोर्स इस पूरे के पूरे स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन का। आ जाओ एक बार स्टैट्स देख लेते हैं। तो 1950-51 में 132 मिलियन हेक्टर्स लैंड कल्टिवेटेड था। फिर उसके बाद का साल देखते जाओ और ये देखते जाओ, 186 यहाँ पे बढ़ा, लेकिन 2 साल उतना ही था। फिर 2010-11 में बढ़ा है, यहाँ पे थोड़ा कम हुआ है कल्टिवेटेड एरिया। ये पी यानी प्रोविजनल डेटा है, फाइनल डेटा नहीं है। फिर 198 से 194 आया, फिर से बढ़ा, फिर से कम हुआ। अब 2016-17 का जो प्रोविजनल डेटा है उसके हिसाब से पूरे भारत में 200 मिलियन हेक्टर ऑफ लैंड इज अंडर कल्टिवेशन, यानी 200 मिलियन हेक्टर लैंड यानी ज़मीन जो है इस पर खेती बाड़ी का काम होता है। ये एक बेसिक डेटा आप लोगों के सामने अवेलेबल करा दिया है। अब कल्टिवेटेड एरिया इन मिलियन हेक्टर्स, तो जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे थी वही आपको यहाँ पे ग्राफ फॉर्म में दी गई है, ताकि आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अच्छे से समझ पाओ। 50-51 ठीक है, इस तरीके से 2016-17 तक का डेटा है। कल्टिवेटेड एरिया का ये है, और यहाँ पे आपकी है टाइमलाइन साल, ठीक है, मिलियन हेक्टर्स में। फिर कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस आप लोग हम लोग अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। अभी रुको, ठीक है जी। तो इसका एक सवाल बनता है, इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन एंड वाई? यस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो आंसर आपका है यस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन फॉर सेवरल रीजन्स। बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण क्या है उसका, एनहांस्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। दूसरा कारण डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। तीसरा कारण स्टेबलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। चौथा कारण सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट। पांचवा कारण इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। और छठवें इसमें आएगा आपका कंक्लूजन। तो हम 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स को सिर्फ पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन अगर आपका एग्जाम में आता है, इज इट इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन, तो आंसर इज यस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन फॉर सेवरल रीजन्स। पहला रीज़न, एनहांस्ड एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। Irrigation enables farmers to control the timing and amount of water applied to crops, ensuring consistent moisture levels throughout the growing season. This leads to increased crop yields, improved quality of procedure, and reduced risk of crop failure due to drought or water scarcity. तो पानी की कमी की वजह से हमारे खेती के कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। Diversification of crops. Irrigation allows farmers to cultivate a wider range of crops, including high-value cash crops and horticulture crops that require consistent water supply. तो कुछ ऐसे crops होते हैं जिन्हें consistent water supply लगता है, यानी पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। The diversification helps to increase farm income, reduce dependence on rain-fed agriculture, and enhance food security by ensuring a steady supply of diverse food items throughout the year. बेसिक चीज़ है, पानी ज़्यादा है तो हम अपने क्रॉप्स को डाइवर्सिफिकेशन भी कर सकते हैं। इट्स इज सिमिलर, जैसे कि किसी व्यक्ति के पास अगर 10 लाख रुपए है तो उस 10 लाख का वो यूज़ 2-3 जगह पर कर सकता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पास 10 करोड़ है
तो ऑब्वियसली वो अपने जीवन को ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर सकता है। वो खर्चा भी करेगा, वो इन्वेस्टमेंट भी करेगा, वो दान धर्म भी करेगा, और वो बाकी चीज़ों में भी अपना पैसे को इस्तेमाल करेगा। लिमिटेड रिसोर्सेस है तो हम लिमिटेड ज़िंदगी जी सकते हैं, ज़्यादा रिसोर्सेस है तो हम अच्छे से ज़्यादा ज़िंदगी जी सकते हैं। हमारे साथ के जितने भी लोग हैं उनकी मदद भी हम कर सकते हैं। तो बेसिक चीज़ है, पानी का रिसोर्स आपके पास ज़्यादा है तो उसके यूजेस भी ज़्यादा होंगे। पैसा ज़्यादा है तो पैसों का यूज़ भी बहुत जगह पे होता है। लिमिटेड पैसा है तो लिमिटेड यूज़ होगा, ज़्यादा पैसा है तो बहुत सारे काम आप कर सकते हो। तीसरा मुद्दा क्या होता है? स्टेबलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। अगर मेरे पास ये सिक्योरिटी है कि मुझे 12 महीने पानी मिलने वाला है तो मैं जो अपना प्रोडक्शन हूँ वो एक स्टेबल तरीके से कर पाऊँगा। इरिगेशन हेल्प्स टू स्टेबलाइज द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी by mitigating the adverse effects of climate variability such as erratic rainfall patterns and droughts. By providing a reliable water source, irrigation minimizes yield fluctuations and enables farmers to maintain consistent production levels, thereby reducing the vulnerability of rural communities to food shortages and income losses. तो जब भी स्टेबलाइजेशन आता है, एक प्रकार का स्थैर्य आता है आपके जीवन में, तो आपका जीवन स्तर बहुत बढ़ता है और आपका इकोनॉमिक ग्रोथ भी होता है। अब जैसे स्टेबलाइजेशन का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उस इलेक्ट्रिसिटी में एक स्टेबल फ्लो है। अगर इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होगी तो आपके जो अप्लायंसेस है, टीवी, फ्रिज, एसी, लाइट, पंखा, लैपटॉप, अगर उसको आप एक स्टेबल करंट प्रोवाइड करोगे तो वो अच्छे से परफॉर्म करेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा वोल्टेज आ गया, बहुत कम वोल्टेज आ गया, तो इस तरीके से क्या होगा, आपके अप्लायंसेस में शॉर्ट सर्किट हो सकता है, आपके अप्लायंसेस ख़राब हो सकते हैं। तो इस वजह से हमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे चाहिए होती है, फ्लो, स्टेबल वोल्टेज हमें चाहिए होता है। तो सेम लॉजिक यहाँ पर भी अप्लाई होता है। बहुत ज़्यादा अगर इकोनॉमिक अप्स आते हैं और इकोनॉमिक डाउन्स आते हैं तो मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक तकलीफ़ आएगी। लेकिन अगर एक स्टेबल पैटर्न है कि थोड़ा बढ़ता है, थोड़ा कम होता है, थोड़ा बढ़ता है, थोड़ा कम होता है, तो ये आप स्टेबल पैटर्न कहोगे। बहुत ज़्यादा बढ़ा, एकदम से कम हो गया, फिर बढ़ा, फिर कम हो गया, तो ये रिकवर करने में टाइम लग जाता है। तो इसीलिए स्टेबल वाटर फ्लो इरिगेशन सिस्टम है तो स्टेबलाइज, हमारा जो प्रोडक्शन है वो स्टेबलाइज हो जाता है, हमारा जो लॉस है वो कम हो जाता है। अगर पानी की ज़रूरत है और पानी अवेलेबल नहीं है तो हमारे जो क्रॉप्स है वो मर जाएंगे, वो द क्रॉप्स डाई, और वो फिर किसी काम के नहीं होते हैं। चौथा पॉइंट क्या है हमारे पास, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट। वाटर एक रिसोर्स है, लिमिटेड रिसोर्स है, उसको भी अच्छी तरीके से मैनेज करते आना चाहिए। इंक्रीजिंग द एरिया अंडर इरिगेशन अलाउज फार मोर एफिशिएंट वाटर यूज through techniques such as drip irrigation, sprinkler irrigation and water saving technologies. By optimizing water usage and reducing wastage, irrigation contributes to the sustainable management of water resources, conserves freshwater supplies and minimizes environmental degradation associated with excessive water extraction. अब कई बार क्या होता है कि जो हमारे पास ज़मीन है तो जो हैंड पंप लगाते हैं हम लोग, ट्यूबवेल्स लगाते हैं, तो क्या होता है कि ग्राउंड वाटर जो होता है उस ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करके हम ज़मीन पर लेके आते हैं और उसका यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए। तो हमारा जो ग्राउंड वाटर टेबल होता है वो धीरे धीरे कम होते जाता है। तो इस तरीके से हमारे पानी का जो है, पानी का मैनेजमेंट जो है वो सस्टेनेबल नहीं हो पाता। हमारा पानी का लेवल कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। बाढ़ आ गई तो पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, बाढ़ चले जाने के बाद पानी का लेवल एकदम कम हो जाता है। तो इस तरीके से सस्टेनेबल नहीं है ये। इंक्रीजिंग द एरिया अंडर इरिगेशन अलाउज फार मोर एफिशिएंट वाटर यूज थ्रू इरिगेशन टेक्निक्स सच एज ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन एंड वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज़। 3 प्रकार से हमें फ़ायदा होता है। हम ड्रिप इरिगेशन लगा सकते हैं, स्प्रिंकलर इरिगेशन लगा सकते हैं और वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ भी हम कर सकते हैं। बाय ऑप्टिमाइजिंग वाटर यूसेज एंड रिड्यूसिंग वाटर वेस्टेज, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। रिड्यूसिंग वाटर वेस्टेज, इरिगेशन contributes to sustainable management of water resources, conserves fresh water supplies and minimizes environmental degradation associated with excessive water extraction. जो भी नेचुरल रिसोर्स आप यूज़ करते हो
वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्सेसिव यूज़ के कारण कम होते जाता है। वेदर इट इज़ क्रूड ऑयल, वेदर इट इज़ कोल, वेदर इट इज़ सॉइल, वेदर इट इज़ वाटर। अगर आप एक्सेसिव यूज़ करोगे इन नेचुरल रिसोर्सेज का तो डेफिनेटली इनका जो लेवल है नेचर में वो कम होते जाएगा। पांचवा पॉइंट हमारे पास क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इरिगेशन प्लेज अ क्रूशल रोल इन रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन बाय स्टिम्युलेटिंग एग्रीकल्चरल ग्रोथ, creating employment opportunities and promoting agro-industrialization. Increased agricultural productivity resulting from irrigation can lead to higher incomes for farmers, improved living standards and overall economic growth in rural areas. तो इरिगेशन का बहुत इम्पैक्ट होता है, हर जगह पर इरिगेशन का इम्पैक्ट होता है। उसमें से हमने क्या देखा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इरिगेशन अच्छा है तो आपको क्रॉप्स डाइवर्सिफाई कर सकोगे आप, आपका एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है वो स्टेबल हो जाएगा, आपका जो पानी का मैनेजमेंट है वो सस्टेनेबल होगा, उसके बाद में आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, ये 5 चीज़ों के ऊपर आपका इरिगेशन सिस्टम इम्पैक्ट डालता है। अब कंक्लूजन क्या होता है यहाँ पे, ओवरऑल expanding the area under irrigation is essential for achieving food security, poverty reduction and sustainable agricultural development, particularly in regions prone to water scarcity and climate variability. तो हर जगह पर पानी अवेलेबल नहीं होता है, कई जगह पर पानी की कमी होती है और क्लाइमेट भी वेराइड होता है, अनसर्टन होता है क्लाइमेट, कभी बारिश आ जाएगी, कभी धूप आ जाएगी, कभी कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे चीज़ों को ऐसे कंडीशंस को डील करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम होना ज़रूरी है। यही हमारा कंक्लूजन है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे क्रॉप्स का इमेज आपके किताब में दिया है। ये है आपके पोटैटो, ये है आपका शुगर केन, ये है आपका बाजरा और ये है आपका व्हीट। ये जो इमेज है ये मैंने आपके NCERT की किताब से ही आपको डिस्प्ले के लिए दी है। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा डिस्कशन रिगार्डिंग मल्टीपल क्रॉपिंग टू एनहांस द प्रोडक्शन। अब दूसरी बात हमारी आती है मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स वाली। अब ये हम कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड जो है हम कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। तो जाने से पहले आप क्या करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, वीडियो को शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे और कक्षा 9 के जितने भी बच्चे हैं जो इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं उन्हें ये वीडियोस आप पहुंचाओगे। चलो अगले वीडियो में बात करते हैं।